बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा थर्ड लेसन है क्लास 9th का, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ने सबसे पहले जिस लेक्चर का हम ऑलरेडी तस्करा कर चुके हैं टॉपिक का, वो था वो मेथड, वो पाथवे। दूसरा फिर हमने किया कि एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने मलेरिया ले लिया। दूसरे लेक्चर में पता चला कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया में प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो इसके मुतालिक है कि प्लाज्मोडियम का तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, बट विच फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम। रिमेंबर, बायोलॉजी में हर वो पैरासाइट जो खुद तो नहीं जाता लेकिन उसको ले जाने वाला कोई और ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन को मुतासर करता है, उसमें बीमारी फैलाता है, उसको कहा जाता है वेक्टर। VECTOR, वेक्टर। जिस तरह वेक्टर एंड स्केलर होता है वही स्पेलिंग है वेक्टर का। तो वेक्टर जो है यहाँ पर मालूम किया गया कि ये तो मस्कीटो है और उस मस्कीटो का नाम है एनोफ्लीज मस्कीटो। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो इसके मुतालिक हैं कि पहले हमने पाथवे बयान की, दूसरे में काज मालूम की, और अब जो है ट्रांसमिशन मालूम करते हैं कि विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। सो अब विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल वो ये है कि वही सारी बातें, वही सारे स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे। ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट। तीन ही लेक्चर में हमारे सारे ये स्टेप थे, लेकिन मेन जो थीम है ये अलग अलग होता है। तो इसी वजह से आपने अगर थर्ड लेक्चर को समझना है तो प्रीवियस दो आपने ज़रूर समझने होंगे। अगर सेकंड आपने समझना है तो सेकंड के लिए आपने फर्स्ट ज़रूर समझना होगा। तो यह आज हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। तो इसमें भी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना होगा, क्योंकि अब हम मालूम करना चाहते हैं वेक्टर को, यानी कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन फैक्टर है जो इन्वॉल्व है टू ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम। हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था 1883 में, AFA किंग। उसने क्या ऑब्जर्वेशन, जाहिर बात है पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का होता है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये हुआ, ऑब्जर्वेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑब्जर्वेशन हर वो एग्जामिनेशन होती है जिसको 5 सेंसेस से हम ऑब्जर्व करें, उसको नोट कर ले, वो है ऑब्जर्वेशन। तो AFA किंग ने 1883 में ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग, क्योंकि मलेरिया टॉपिक चल रहा है, कि वो लोग जो मार्शी इलाकों में रहते हैं या वो घर जो मार्शी इलाकों के करीब हैं, मार्शेस के करीब रहते हैं, या वो मार्शेस जिनके गर्द गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, या वो शहर जिसमें ये जोहड़ हो, नहर हो चल रहा हो और उसमें स्टेगनेंट वाटर हो, वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर मलेरिया से मुतासर होते हैं। एक दूसरा ये है, दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि वो लोग फिर जो वहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन अगर वो स्मोक फायर करते हैं, स्मोक फायर एक ख़ास किस्म के प्लांट्स हैं, उनके अगर लीव्स हों, जाहिर बात है जहाँ पर पानी होंगे, पानी कड़ा होंगे तो वो क्या होंगे, वहाँ पर मच्छर होंगे, ठीक है। अब मच्छर का तो पता नहीं है, लेकिन अगर वो लोग मच्छर को भगाने के लिए अगर धुएं वाली आग जलाते हैं, कुछ आग ऐसे होते हैं, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो सीधा जो है आग पकड़ते हैं, और कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो स्मोक प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो वो लोग जो स्मोक, पीपल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर हैव लेस चांस। ये भी ऑब्जर्वेशन का हो गया कि जो लोग धुएं की जगह पर रहते हैं या धुआं करीब जो है वो जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाकर धुआं उससे उठता है, तो उन लोगों को मलेरिया का मसला कम होता है। तीसरा उन्होंने ये किया कि अगर आग का बंदोबस्त ना हो, स्मोक का बंदोबस्त ना हो, अगर जो है ना लोग फॉर एग्जांपल शहर में रहते हैं और शहर में मार्शेज हैं, तो वो लोग जो फिर मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं, मस्कीटो नेट जिसको कहा जाता है, तो फिर वो जो है वो मलेरिया उसको लेस चांस होता है कि उसको लग जाए। तो अब हमें तो पता है कि मस्कीटो से लगता है, लेकिन उस वक्त तो पता नहीं था। तो देखो ये 3 ऑब्जर्वेशन की गई AFA किंग ने, अमेरिकन एक साइंटिस्ट था। अब ये ऑब्जर्वेशन हुई, आगे स्टेप क्या है, हाइपोथेसिस का है। हाइपोथेसिस एजुकेशनल गेस को कहा जाता है। एनी साइंटिफिक एजुकेशनल गेस गिवन बाय द साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट इज नोन एज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, तो हाइपोथेसिस से ये लग सकता है कि सारी बात किस तरफ जा रही है, मस्कीटो की तरफ जा रही है,
क्योंकि मस्कीटो ही बंदा मच्छरदानी में मच्छर से ही खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर मच्छर को आपने भगाना है तो आप स्मोकी फायर क्या करें, अगर मच्छर को आपने भगाना है तो आप मार्शेस को ख़त्म करें, ठीक है। अगर गड़ा है, पानी गड़ा है, उसमें आप उस गड़े को भर दें। तो फिर ये हाइपोथेसिस पेश की गई किसने, ए किंग ने, कि मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, क्योंकि मच्छरदानी जो है बंदा हाथी के लिए तो इस्तेमाल नहीं करता, जाहिर बात है मस्कीटो के लिए इस्तेमाल करता है, तो मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अब इसकी डिडक्शन क्या होगी, डिडक्शन इसकी ये होगी कि एफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, क्योंकि मैंने शुरू में बता चुका था कि इसमें क्या होता है, इसमें एफ और देन की बात होती है, एफ और देन, क्योंकि इसमें शराइत होते हैं, शर्त होती हैं। एफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मस्कीटो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी जुबान में अगर बताता चलूं कि अगर एक बंदा एड्स पिलाता है, एड्स पिलाता है, अगर हम तो उसकी हकीकत तब होगी, वो बात कब सच होगी, अगर उसके खून में खुद एड्स का वायरस हो, तो तब वो पिला सकेगा। बकाया एड्स कोई पत्थर तो नहीं है कि कोई दूसरे की तरफ मार दे। तो मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो मस्कीटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। अब अकल ये कहता है कि जब भी हम मस्कीटो को, इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, देन ईच एंड एवरी मस्कीटो विल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, इनसाइड देयर बॉडी। ये जरूर होगा, क्यों, बाकी उसके ऊपर जो है ना बोझ के तौर पर या बुरी की शक्ल में तो सवार नहीं होगा, हाँ उसकी बॉडी के अंदर होगा। तो ये डिडक्शन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। तीनों टॉपिक में यही सारे सीरीज चल रहे हैं। अब है एक्सपेरिमेंट स्टेप नंबर 3 में। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, इसी डिडक्शन को साबित करना है। तो वो कैसे साबित करेंगे, अगर ये बात हो कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मस्कीटो इसको ट्रांसमिट करता है, तो हर मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम होगा। इसको साबित कैसे करेंगे। अब आप खुद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो आप भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब यह है कि छोटा सा बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो क्या होगा कि इस बात का सबूत यह होगा, इस बात की हकीकत तब होगी कि अगर हम मस्कीटो को मारें, कौन से मस्कीटो को, वही मस्कीटो जो अभी अभी मलेरिया के पेशेंट को काट चुका है, ठीक है। आप खुद मस्कीटो को लेकर मलेरिया के मरीज के करीब छोड़ें, वो इसके ऊपर बैठ जाएगा। बैठने के बाद जब ऐसे खून सक करेगा, फौरन आप इसके ऊपर मार दें। मारने के बाद क्या करें, उसको अंदर उसका खून उससे निकलेगा, उस खून को अंडर एग्जामिनेशन कर लें। अगर उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद होगा तो तब आपकी बात ठीक है, ठीक है। इसकी दूसरी सूरत क्या होगी, इसकी दूसरी सूरत यह होगी कि अगर हिल्दी मस्कीटो होगा, हिल्दी मस्कीटो मतलब जो अभी अभी अंडों से निकला है, तो उसमें प्लाज्मोडियम ना हो, क्योंकि इससे पहले पता नहीं चलता कि हो सकता है कि मरीज को काटने से पहले उसके अंदर प्लाज्मोडियम हो। शक को दूर करना है, प्रॉब्लम को हल करना है, ट्रू और हकीकत बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम पे जाना है, ठीक है। तो अगर आप अंडे से अभी निकले हुए बच्चे को अगर आप ले लें, उसके खून में देख ले, तो अगर उसमें ना होगा तो ये आपका कंट्रोल ग्रुप होगा, जिससे आपके एक्सपेरिमेंट की सच और झूठ का पता चलेगा। उसमें नहीं है आपने 10, 20, 30, 50 तक मस्कीटो देख ली कि जो भी अंडे से निकलता है उसमें नहीं है, या मलेरिया के पेशेंट को डिटेक्ट करने से पहले आपने सबको देख लिया, किसी में भी नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने देख लिया कि काटने के बाद उसमें है, तो मतलब पता चल गया कि यस मस्कीटो जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी एक्सपेरिमेंट जो इसी ए किंग ने की वो ये थी कि उसने इन्फेक्टेड वही मस्कीटो, फॉर एग्जांपल 10 मस्कीटो जो है वो आपने ले लिए, आपने नहीं बल्कि ए किंग ने लिए थे। 10 मस्कीटो उसने ले ली। 10 मस्कीटो में से 5 मस्कीटो जो है वो 10 मस्कीटो जिसने अभी अभी मरीज को क्या किया है, उसको इन्फेक्ट किया है, इन्फेक्टेड मरीज से उसने खून चूसा है। तो 5 तो आपने देख लिए कि 5 के अंदर तो उसने मारकर आपने देख लिया कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि इसके अंदर तो पाया गया, अब आगे ये ट्रांसमिट करता है कि नहीं करता, मौजूद तो है। इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मस्कीटो। ये बात तो साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द मस्कीटो, ये तो हो गई। अब यह है कि क्या ट्रांसमिट भी करता है कि नहीं करता। तो जो 5 आपने ये देख लिए ए किंग ने कि यस प्लाज्मोडियम
शुड बी प्रेजेंट इन द मस्कीटो, ये बात तो ठीक साबित हो गई। अब ये आगे ट्रांसमिट करते हैं कि नहीं करते, तो बकाया जो 5 थे, लेट सपोज वो 5 इसने इस तरह किए कि हेल्थी बंदे को लेकर उसको इन्फेक्ट करना था, लेकिन ये तो रिस्क है, ये तो किसी बंदे को आप खुद बीमार कर सकते हैं। तो दुनिया में तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा, अगर मैं आपको कहूँ मैं आप पे तजर्बा करता हूँ तो आप क्या मुझे तजर्बे के लिए इजाज़त देंगे? नो, कोई भी नहीं इजाज़त देगा। क्यों? क्योंकि बीमारी लगती है उस इन्फेक्टेड, और कंफर्म भी हो कि ये इन्फेक्टेड इसके अंदर प्लाज्मोडियम है। तो इसी वजह से ए.एफ. किंग ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट ने उसने वो मस्कीटो इस्तेमाल की टू इन्फेक्ट द बर्ड्स, द स्पेरो को लगा लिया। अब स्पेरो को जब लगा लिया तो उन्होंने देखा कि वो स्पेरो पहले से हेल्थी थे, मीन उसमें किस्म किस्म की बीमारी नहीं थी उसकी, क्योंकि उससे खून लिया गया था, खून में वो किसी किस्म के पैरासाइट नहीं थे। लेकिन जब इन्फेक्टेड यानी कैरियंग प्लाज्मोडियम कैरियंग मस्कीटो जो थे, मस्कीटो उससे जब इसको इन्फेक्ट किया तो उन स्पेरो ने चंद दिनों के बाद उसको मलेरिया लग गया। तो देखो ट्रांसमिट वाली बात भी साबित हो गई और ये भी बात साबित हो गई कि यस प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाट, इनसाइड द बॉडी ऑफ मस्कीटो। तो ये है एक्सपेरिमेंट और ये है उसका रिजल्ट। अब ये बात तो हो गई कि स्पेरो को तो लगता है, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि क्या इंसानों पर भी इसकी एक्सपेरिमेंट हो सकती हैं? हो सकता है। बर्ड्स अलग, बर्ड्स की बॉडी की फिजियोलॉजी अलग, बर्ड के प्रोसेस अलग और ह्यूमन के प्रोसेस अलग। हो सकता है कि ये बर्ड्स में तो लगा सकता हो। अभी आगे से क्वेश्चन आ सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक ठाक आपने सही ट्रू एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि आगे रिसर्च होगा, प्रॉब्लम हल करना है। तो अभी साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अब ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मस्कीटो जो है, हेल्थी मस्कीटो को मलेरिया के मरीज से इन्फेक्ट किए, यानी उसने इनसे खून चूसा, इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम आ गया। वही प्लाज्मोडियम कंटेनिंग मस्कीटो को लेकर किसने 1898 में इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने किया उन्होंने ये किया कि उन्होंने हेल्थी पर्सन को इस बात के लिए आमादा किया कि हम आपको बाकायदा इस इन्फेक्टेड यानी प्लाज्मोडियम कैरियंग मस्कीटो से आपको इन्फेक्ट करेंगे। जब इसको इन्फेक्ट किया, अलाउड टू यूज द इन्फेक्टेड मस्कीटो टू बाइट अ हेल्थी पर्सन, ही लेटर गॉट अ मलेरियल डिजीज। तो अब इंसानों पर भी तजर्बा हो गया पार्ट 2 में, पार्ट 1 में बर्ड्स पर भी हो गया। तो गोया ये बात साबित हो गई कि यस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया एंड द ट्रांसमिटिंग फैक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज मस्कीटो, बट विच मस्कीटो? एनोफिलीज मस्कीटो। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली इसका बताता हूं कि हम मस्कीटो करते हैं। मस्कीटो क्या है? मस्कीटो हम मच्छर को कहते हैं ना, तो मस्कीटो क्या होता है? याद रखो स्टूडेंट, मस्कीटो जो है ना, ये स्पेनिश वर्ड है, ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब यह है कि लिटिल फ्लाई, ठीक है। एक तो आप मस्कीटो का पता चल गया। दूसरा यह है कि अब दुनिया में कितने मस्कीटो हैं? एक तो नहीं है, तकरीबन 3000 स्पीशी ऑफ मस्कीटो मौजूद हैं, ठीक है। 3000 स्पीशी में तकरीबन, याद रखो, मस्कीटो जो है बहुत कमजोर मखलूक हैं, ठीक है, बहुत कमजोर मखलूक हैं। अब इसकी ये तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। तो एक जो 6 कॉन्टिनेंट में ये अवेलेबल है, लेकिन एक कॉन्टिनेंट में ये अवेलेबल नहीं है और उसका नाम है एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका में किसी किस्म के मस्कीटो नहीं है। क्यों? ड्यू टू द लोअर लेवल ऑफ टेम्परेचर, वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बकाया 6 कॉन्टिनेंट में ये मौजूद हैं। इवन अमेरिका में 26 किस्म के मस्कीटो मौजूद हैं, 26 टाइप ऑफ मस्कीटोज। अब कौन से मस्कीटो? जब 3000 किस्म के मस्कीटो हैं, हमने कितने मस्कीटो देखे हैं? हमने ज्यादा से ज्यादा, एक तो गांव वाले मस्कीटो हैं जो बंग बंग करते हैं, एक वो मस्कीटो हैं जो हमने यहां पर देखे हैं शहर वाले थोड़े बड़े बड़े, एक तीसरी किस्म के हमने देखे हैं जिसके पांव जो हैं उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। 3 किस्म के हो गए। चौथे वो होते हैं जब आप पार्क में बैठते हैं तो पार्क में आपके गिर्द सर के ऊपर जो तवाफ करते हैं, एक वो होते हैं, ठीक है। 5वें किस्म वो है जो आमतौर पर नाली के ऊपर, पानी के ऊपर बैठते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 5-6 देखे हैं, लेकिन दुनिया में कितने हैं? 3000 मस्कीटो मच्छर के अकसाम हैं। अब इनमें से तकरीबन 100 ऐसे मस्कीटोज हैं, हर मस्कीटो जो हैं वो बीमारी नहीं फैलाते। इनमें से 100 ऐसे मस्कीटोज हैं जो मुख्तलिफ पैरासाइट इंसानों को ट्रांसफ़र करते हैं।
तो इनमें से एक जो मस्कीटो है उसका नाम है एनोफिलीज मस्कीटो। लेकिन एनोफिलीज जो है ये जीनस का नाम है। आपको पता होगा, आप इस तरह कर ले कि मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप ज़रूर, या अगले चैप्टर भी हैं, प्रीवियस लेक्चर का भी हैं, मैंने जो क्लासिफिकेशन का लेक्चर है वो ज़रूर आप उसको समझ ले कि स्टार्ट में किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी। तो ये जीनस होता है एनोफिलीज। तो किसी भी जीनस में बहुत सारे स्पीशी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो स्पीशी है उसका नाम है एनोफिलीज गेम्बियाई। तो मलेरिया को कास करने वाला जो मस्कीटो है उसका नाम है एनोफिलीज गेम्बियाई। अब ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम हमेशा 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, इसी वजह से उसको कहते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। एनोफिलीज जीनस को शो करता है, गेम्बियाई स्पीशी को शो करता है। और इसके नीचे आपने क्या करना होगा, अंडरलाइन लगाना होगा। पहले वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को आपने कैपिटल, दूसरे वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को आपने स्मॉल में लिखना है और इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। स्पेलिंग में कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। तो एनोफिलीज गेम्बियाई मस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया ट्रांसमिटिंग डिजीज। और क्या चीज ट्रांसफर करता है, प्लाज्मोडियम। ये अब तक हमारी रिसर्च हो गई। अब ये कैसे करता है तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मलेरिया आपको आज पता तो चल जाए, इसी टॉपिक के साथ ज़रूरी है, तो इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये एनोफिलीज मस्कीटो हैं। तो ये जो एनोफिलीज मस्कीटो होते हैं, बकाया अगर आपने इसके और एनोफिलीज मस्कीटो के अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है कि मस्कीटो जो है किस तरह हमें काटता है, फिर हमारे रगों से खून क्यों नहीं निकलता, और हमारा खून भी, और हमारा जो वहाँ पर जहाँ पर हमें ये काट लेता है तो वहाँ पर दाना सा क्यों निकल आता है, हमें वहाँ पर खराश क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए आपको ज़रूर बिल ज़रूर जो है मेरी अगली वीडियो बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह चैनल पर, आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग बेस पर अगर आपने मालूमात के लिए और इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि मलेरिया आप आखिरी जब तक आप पढ़ेंगे तो तब तक आपका मलेरिया और मस्कीटो के साथ आपका ताल्लुक़ होगा। तो मेरी अगली वीडियो जो है इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ कनेक्ट रहे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मिलेगी कि मस्कीटो जो हैं ये कैसे हमें काटता है, किस तरीके से इसको पता चलता है कि यहाँ पर रग हैं, यहाँ पर नहीं है, कितना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह वो वहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। अब ये मस्कीटो जो है ये एक बंदा है, उसके ऊपर बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैठ गया, तो यहाँ पर बैठकर इसमें क्या पकड़ता है, ये इसको प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है। लेकिन प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र नहीं करता। मेरे पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर इसको जो ट्रांसफ़र करता है उसका नाम है स्पोरोजोइट, क्योंकि प्लाज्मोडियम की शिकलें होती हैं, कभी एक शिकल कभी दूसरी शिकल। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजोइट के शिकल में होता है। और प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट हैं कि ये स्पोर बनाता है। तो गोया स्पोरोजोइट इज़ द स्पोर ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट इसमें ट्रांसफ़र करता है। आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि ये जो एनोफिलीज मस्कीटो हैं ये फीमेल है, मेल नहीं है, ठीक है। तो फीमेल जो है मेल क्यों नहीं है, मेल जो है खूब ज़बरदस्त नखरे करता है और खूब सैर सपाटे करता है, कभी पार्कों में चलता है, कभी गुलाबों के ऊपर बैठता है, ठीक ठाक लाइफ एंजॉय करता है, ठीक है। काऊ पी और हज़म किया उसके बेस पर लाइफ गुजारता है। लेकिन ये फीमेल मस्कीटो होती हैं जो ये काम करती हैं। तो फीमेल की वजह से, फीमेल बुरा ना माने, लेकिन फीमेल की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, और ये हैं फीमेल मस्कीटो। जो पूरी दुनिया में मलेरिया के मरीज़ हैं वो फीमेल मस्कीटो की वजह से हैं, ठीक है। अब ये फीमेल में क्यों करती हैं, इसके पीछे एक ज़बरदस्त वो आंसर होगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। कि मेल नहीं करता, फीमेल करता है। मेल हमें नहीं काटता, हमारे ऊपर जितनी भी मस्कीटो आते हैं, मच्छर आते हैं, ये फीमेल नहीं होते, वो मेल ही होता है। एक टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि आप जो है ना कल मेल और फीमेल उसको लाएँ, सॉरी 20s को लाएँ। तो एक लड़का जो है वो लेकर आ गया 20s को। तो टीचर ने पूछा कि आप जो है ना ये क्या लेकर आए, मेल है या फीमेल है। उसने कहा सर ये मैं मेल 20 लाया हूँ। टीचर ने ताज्जुब से पूछा कि आपको कैसे पता चला। उसने कहा कि ये जो है ना ये पार्कों में घूम रहा था तो मुझे पता चला कि ये फीमेल ही होगी जो सैर सपाटे कर रही थी। तो स्पोरोजोइट जो है ये फीमेल मस्कीटो इसको ट्रांसफ़र कर लेता है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको मालूम है कि ह्यूमन के अंदर रगें होती हैं। अब ये रगों में ये स्पोरोजोइट अंदर चला जाता है। अंदर चला जाता है तो खून जो है दिल में, आपको मालूम है कि यहाँ पर दिल है। अब दिल जो है, अब दिल से ये कहाँ पर जाता है, लीवर में चला जाता है। तो गोया स्पोरोजोइट की शक्ल में, स्पोरोजोइट की शक्ल में प्लाज्मोडियम
लीवर को आ जाता है। अब लीवर के अंदर सेल होते हैं जिसको कहते हैं हेपेटोसाइट सेल। तो हेपेटोसाइट सेल के अंदर ये डिवीजन शुरू कर देता है, डिवीजन शुरू करके काफ़ी सारी डिवीजन कर देता है। उस वक्त आपको मलेरिया नहीं होता, ना आपको अलामतें होती हैं। तो ये जब लीवर से निकलता है तो उस वक्त ये दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होता है जिसको कहते हैं मीरोजोइट। ठीक है, मीरोजोइट में ये कन्वर्ट होता है और फिर निकल आता है किस में, ब्लड में निकल आता है। तो ब्लड में आपको मालूम है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर मीरोजोइट अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर सुराखें कर लेते हैं। और ये सुराखें क्यों करता है, ये भी रीज़न आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो रेड ब्लड सेल जो है जब इसमें सुराखें कर लेते हैं तो मीरोजोइट रेड ब्लड सेल के अंदर अपनी डिवीजन शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर एक अंदर जा चुका है तो 20-25 निकलते हैं, तो साथ साथ रेड ब्लड सेल को भी बर्स्टिंग कर लेते हैं। तो बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी जब हो रही होती है उस वक्त मलेरिया के मरीज को टेम्परेचर उसका उस वक्त बढ़ता है। तो याद रखो, जब भी मलेरिया का पेशेंट आप हैं या आपके घर में है या कोई भी है, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है उस वक्त उसके रेड ब्लड सेल पट रहे होते हैं। तो ये वो स्टेज है जिस वक्त मलेरिया की अलामतें सामने आ जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है जब 2, 3, 4, 5 दिन तक ये इसी तरह होता रहता है तो इस बंदे के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी आ जाती है, बंदा फीका पड़ जाता है, इसके गिर्द जो है ब्लैक सर्कल्स बन जाते हैं और बंदा पीला पे पड़ जाता है। फिर चंद दिनों के बाद जो है ये जो रेड ब्लड सेल हैं ये फिर मीरोजोइट जो है, मीरोजोइट इज कन्वर्टेड इनटू मेल गीमीट एंड फीमेल गीमीट। दीज आर द सिंबल फॉर मेल एंड दिस इज द सिंबल फॉर फीमेल। तो मेल एंड फीमेल गीमीट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये खून ही में दौड़ रहा है। अब एक और मच्छर आती है, एक और मच्छर, ठीक है, एनोफिलीज मस्कीटो, इसी बंदे मलेरिया वाले बंदे के ऊपर आती हैं, इसी से दोबारा खून लेती हैं। तो खून लेते वक्त इससे क्या कर लेते हैं, ये मेल और फीमेल गीमीट, मीरोजोइट गीमीट भी ले लेती हैं। तो अंदर जब ये ले लेती हैं, लेने के बाद फिर क्या होता है, लेने के बाद फिर ये इसको स्टमक में लेकर जाते हैं। स्टमक में लेकर ये मेल और फीमेल आपस में मिल जाते हैं। तो दोनों जब आपस में मिल जाते हैं जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट के बाद इसका अगला स्टेज होता है ओसाइट स्टेज। ओसाइट स्टेज के अगला जो स्टेज होता है वही स्पोरोजोइट स्टेज होता है। तो स्पोरोजोइट जो है फिर इस फॉर एग्जांपल अगर ये दूसरा एक एनोफिलीज मस्कीटो है, फिर इसके सिलेवरी ग्लैंड यानी मुंह में आ जाता है और फिर ये बिल्कुल बम की तरह हो जाता है और ये दोबारा किसी भी बंदे में मलेरिया काज कर सकता है। तो गोया जब भी आपके घर में मलेरिया का मरीज हो तो उसको बाकायदा कवर रखें, इसको मस्कीटो नेट में रखें, उस पर कोई भी मस्कीटो मजीद ना बैठे। अगर मजीद बैठेगा तो वो घर में दूसरे को काटेगा, क्योंकि जब भी हमारे घर में वो आता है मस्कीटो आ जाती हैं तो वो पूरे घर में थ्रेशर चला के चली जाती हैं। तो क्यों, हम तो नेट इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब मलेरिया का मरीज हो तो वो उस पर जो मस्कीटो बैठेगी उससे अगले बंदे पर जब बैठेगी तो उसमें ज़रूर वो मलेरिया ट्रांसफ़र करेगा। तो दीज आर समथिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब सवाल यह है कि इंसान जैसे ह्यूमन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इंसान जैसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को ये बीमार करता है, उसको मारता है। 86,000 लोग पाकिस्तान में सालाना इससे मर रहे हैं, लेकिन मस्कीटो खुद इससे नहीं मरती, ये क्यों? यानी मलेरिया, मच्छर को खुद मलेरिया नहीं होता लेकिन इंसान को मलेरिया होता है, ये क्या वजह है? इंशाल्लाह ये अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अब आते हैं, ये जितनी भी बातें हो गई, ये एक्सपेरिमेंट आपको पता चल गया। अब इसके बाद है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या है? अब ये हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंट के जरिए तो साबित हो गई कि यस Anopheles mosquito is responsible in the spreading and the transmitting of plasmodium। अब थ्योरी क्या होगी? अगर हाइपोथेसिस बार बार कई जगहों पर बहुत सारे लोग हर मौके पर, हर सीजन में, हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में साइंटिस्ट इसको बार बार प्रूव कर ले एक्सपेरिमेंट के जरिए अगेन एंड अगेन, देन इट बिकम अ थ्योरी। ठीक है, अब थ्योरी जब बन जाती हैं तो थ्योरियां भी आप बायोलॉजी में किस्म किस्म की थ्योरियां हैं। ठीक है, तो थ्योरियां जो है ये बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी थ्योरीज की शक्ल में होती है। जब थ्योरी आगे मजीद एक्सपेरिमेंट से अगेन एंड अगेन लोग प्रूव कर ले और दुनिया में कोई भी बंदा उस पर ऐसा ना हो कि उस पर ऑब्जेक्शन कर सके, उसको गलत साबित कर सके, तो फिर यह आगे चली जाती है लॉ में। ठीक है, लॉ में चली जाती है, लॉ या प्रिंसिपल। अब लॉ कौन सी है? जिस तरह केमिस्ट्री में है डाल्टन लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, या इसी तरह और भी हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में है न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो वो लॉ है,
ठीक है। लेकिन ये जो थ्योरीज होती हैं, थ्योरी आगे ला के स्टेप में उसमें कंफ्यूजन होती हैं। जैसे बायोलॉजी में एक थ्योरी है बायोजेनेसिस थ्योरी एंड ए बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी ये कहता है कि जिंदा से जिंदा पैदा होते हैं, हम इंसान हैं, हमसे जिंदा बच्चे पैदा होते हैं, ये है बायोजेनेसिस थ्योरी। ए बायोजेनेसिस थ्योरी ये होती है कि नहीं, जिंदा से मुर्दा पैदा होते हैं और मुर्दा से फिर जिंदा पैदा होते हैं। तो इस साइंटिस्ट मिसाल देते हैं कि मुर्गा जो है, मुर्गी, ये जिंदा है लेकिन इससे अंडा मुर्दा निकलता है। अब मुर्दा अंडा है, इससे फिर आगे जिंदा चूजा निकल आता है। तो देखो ये भी है बायोजेनेसिस की थ्योरी भी है, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी। तो क्या ये ला बन सकती है? नहीं बन सकती। अगर ला बनेगी तो ए बायोजेनेसिस वाले कहते हैं नहीं ये गलत है, अगर ए बायोजेनेसिस वाले कहते हैं कि हम ठीक हैं तो आगे से बायोजेनेसिस वाले कहते हैं। तो इसी वजह से ये अब थ्योरी है, ये हमेशा थ्योरी रहेगी। लेकिन ला वो होती है कि जिस पर किसी किस्म की पूरी दुनिया में ना कन्फ्यूजन हो और ना उस पर ऑब्जेक्शन हो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आप लोग 10th में पढ़ेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इस इनहेरिटेंस के थ्योरीज के लॉ एक बंदे ने डिस्क्राइब किए थे जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल। तो मेंडल ने कुछ थ्योरियाँ दी थी, तकरीबन 3 किस्म की थ्योरीज दिए थे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक और भी हैं। तो इस तरह ये लॉ है अभी, ठीक है, जिस तरह फिजिक्स में लॉ है, जिस तरह केमिस्ट्री में लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन, तो ये लॉ है। तो इस तरह बायोलॉजी में भी लॉ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये तो लॉ हो गए, अब आगे प्रिंसिपल और लॉ एक ही बात है, ठीक है। अब आगे 5 स्टेप हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। जो आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, जो आपके पास रिजल्ट आ गया, अब इस रिजल्ट को आप रिसर्च कहते हैं। ये रिसर्च फिर क्या करेंगे, इस रिसर्च को आप बाकायदा एक प्रॉपर पैटर्न देंगे और जर्नल में आप इसको पब्लिश करेंगे, पूरी दुनिया इसको देख लेगी। अगर आपके रिजल्ट में, आपके रिसर्च में कोई ऐसा डेटा है जो नेम्स की शक्ल में है, ठीक है, जो डेट्स की शक्ल में है, जो नंबर्स की शक्ल में है, जो वैल्यूज़ के शक्ल में है, तो फिर आपकी रिसर्च में जब आप उसको कागज़ पे लिखते हैं तो आप अपने नेम्स, डेट्स, नंबर एंड वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ डेट पर मलेरिया के मरीज़ का टेम्परेचर नोट कर रहे थे, ठीक है, आप मुख्तलिफ बंदों के नाम लेकर उसको कर रहे थे। आप जो है ना तादाद लिख रहे थे कि मरीज़ तादाद इतने कम हो रहे थे, इतने ज़्यादा हो रहे थे, सर्दी में कम थे, गर्मी में ज़्यादा थे, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो है ये फेवरेबल होता है मस्कीटो के लिए, या कोई वैल्यूज़ होते हैं। तो ये आप फिर रिसर्च में ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ग्राफ की शक्ल में, टेबल की शक्ल में, फ्लो चार्ट की शक्ल में, नक्शे की शक्ल में या डायग्राम की शक्ल में, ये आप बाकायदा रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल डायग्राम क्या है, आप प्लाज्मोडियम का डायग्राम इसमें ड्रा करेंगे, प्लाज्मोडियम इस तरह होता है। मैप क्या होता है, पूरी दुनिया का आप नक्शा ड्रा करेंगे कि पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका में ज़्यादा मलेरिया पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादातर होती है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में सर्दी होती हैं तो वहाँ पर कम होती हैं। आप इस तरह फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, जिस तरह आमतौर पर डेटशीट होता है तो फ्लो चार्ट इस तरह होता है। और दूसरा यह है कि टेबल आप ड्रा करते हैं, टेबल्स भी बना देते हैं इस तरह ग्राफ की शक्ल में, जिस तरह आमतौर पर क्रिकेट मैच जब चल रहा होता है तो दरमियान में ग्राफ आते हैं कि इस अभी पहले 5 ओवर में इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, तो ग्राफ चढ़ता है, नीचे गिरता है, तो ये वो ग्राफ होता है जो किसी भी बैट्समैन का। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस महीने में इतने मलेरिया के मरीज थे, इस महीने में फिर इतने हुए, जून के महीने में फिर बहुत ज़्यादा हुए, जुलाई के महीने में और भी ज़्यादा हुए, फिर आगे जब मौसम चेंज हुआ फिर ग्राफ कम होता चला गया। तो ये है, आप फिर रिसर्च में आप मलेरिया यानी कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो फिर आपको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों की मदद से। ये किस लिए होती हैं, ये आसानी होती है कि कोई भी बंदा इसको जल्दी समझ सके, ठीक है। मैं आपके सामने इतनी बातें करूं कि फलाने बंदे ने इतने मैच बनाए, इतने चीज़ें की, लेकिन आपको मैंने सिर्फ ग्राफ की शक्ल में बताऊं तो आप जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या है, तो आप इसमें बाज रेशो और प्रोपोर्शन की बात आती है। व्हाट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन? रेशो ये होता है कि फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, इसको कहते हैं रेशो बी, और इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये रेशो में कोई भी दो चीज़ों का आपस में मुकाबला होता है, लेकिन ये सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, तो इधर भी टेम्परेचर होगा, इधर भी फॉर एग्जांपल अगर होगा डेज के हिसाब से, इधर भी डेज के हिसाब से होंगे। तो रेशो इसको कहा जाता है, आमतौर पर मैथमेटिक्स का टर्म्स है रेशो एंड प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन किसको होते हैं, किसको कहते हैं? प्रोपोर्शन इसको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट अगर प्रोपोर्शन मालूम करते हैं कि अगर मैं क्यूलेक्स मस्कीटो को ले लेता हूं और 50 बर्ड्स को इससे इन्फेक्ट करता हूं,
ठीक है, तो बताइए कि कितने जो हैं तो इसमें देखा गया कि इसमें तकरीबन 6 आउट ऑफ 10 बर्ड्स वर इन्फेक्टेड। ठीक है, ये इन्फेक्ट हो गए। अब इसकी प्रोपोर्शन क्या है? इसकी प्रोपोर्शन इस तरह होगी कि ये ए तो मैंने मालूम करना है, ठीक है, और बी की जगह पर होगा 50 और यहाँ पर जो है 6 डिवाइडेड बाई रेशो 10। ठीक है, तो अब क्या होगा, a डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 6। तो a मल्टीप्लाई बाई 10 को यहाँ से मैं हटाऊंगा तो 10, तो सिफर कट गया, a इज इक्वल टू 5 6 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 मस्कीटो जो हैं ये इन्फेक्टेड हो गए और बकाया बच गए। तो ये है रेशो और प्रोपोर्शन। यही जब आप मैथ्स जो हैं बायोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये मैंने शुरू में एक आपको लेक्चर दिया था जिसको कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक। आप स्टैटिस्टिक एक चीज़ जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बायो की फील्ड में, तो वो ये चीज़ें हैं बायोस्टैटिस्टिक, ग्राफ, टेबल वगैरह, ये मैथ्स की चीज़ें। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। किसी किस्म का कोई मसला हो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा, कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो, और चैनल के साथ आप इन टच रहिएगा, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के साथ।